आवेश वायु में गतिशील हो जाए। आवेश बेटा वायु में गतिशील हो। वायु में गतिशील हो बेटा, आवेश चले, यानी ये Q जो है बेटा वायु में चले, Q कूलाम आवेश बेटा। तो इसके चारों तरफ वैद्युत और प्लस चुंबकीय। एक क्वेश्चन बेटा आपका अमूमन पूछता है, वैद्युत अब क्षेत्र भी बनेगा और प्लस चुंबकीय क्षेत्र भी बनेगा, प्लस चुंबकीय क्षेत्र, ये दोनों बनने लगता है, दोनों बनता है। यानी यहाँ से आप कहेंगे कि बिना चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र आवेश को वायु में गति करा के पैदा किया जा सकता। तीसरा बेटा, जब यही आवेश Q किसी तार अथवा चालक में चलता, ये जब बेटा चालक में गति करे, आवेश Q चालक में गति करे अथवा आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं बेटा। धारा इसमें बहे, धारा I भी इसमें कह सकता I बहे, तो क्या होगा बेटा, तब इस तार के चारों तरफ जो है सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र बनता है। तार के चारों तरफ सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र बनता है। चुंबकीय क्षेत्र को मैग्नेटिक फील्ड कहें। क्या कहें? चुंबकीय क्षेत्र या मैग्नेटिक फील्ड बनती। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की तीव्रता को बेटा हम लोग जो है या फ्लक्स घनत्व कहते हैं, कैपिटल B से डिनोट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की तीव्रता को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल B से व्यक्त करते हैं, जिसे टेस्ला में मापते हैं। अभी उसकी बातें होंगी, वेबर बटे मीटर स्क्वायर में मापते हैं, तो हम लोग उसकी भी चर्चा करेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है बेटा? यानी कोई भी चुंबक अपने चारों तरफ जितने एरिया में अपना प्रभाव डालता है, वो पूरी एरिया बेटा उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। जैसे आपके गांव में प्रधान जी का क्षेत्र होता है, ठीक है ना, ऐसे ही विधायक का क्षेत्र होता है, सांसद का और बड़ा क्षेत्र होता है कि भाई यहाँ तक इनको देखना है, विकास का कार्य कराना है। वैसे ही कोई भी आदमी जहाँ तक अपना प्रभाव रखता है वो उसका क्षेत्र होता है। ये बहुत पूछता है, ये बातें जो है बेटा सबसे पहले वैज्ञानिक ओर्स्टेड ने बताया। ये बात किसने बताया? हाँ, ये बातें जो है सबसे पहले वैज्ञानिक ओर्स्टेड ने बताया। वैज्ञानिक, हाँ, वैज्ञानिक ओर्स्टेड ने बताया। और इन्होंने कब बताया बेटा? 1820 ईस्वी में बताया। किसमें बताया? 1820 ईस्वी में बताया बेटा। और फिर उसके जो है करीब 10 साल बाद फैराडे ने ये सोचा, 1830 में, 10 साल बीत गए, तब फैराडे ने ये सोचा कि यदि किसी तार में अथवा चालक में आवेश के चलने से या धारा I के बहने से बेटा, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, या तार में जो है धारा बहने से यदि चुंबकीय क्षेत्र बन सकता है, तो तार के चारों तरफ चुंबक चलाने से, ओरिजिनल चुंबक यदि चलाया जाए तो तार में धारा भी पैदा होनी चाहिए। उल्टा सोचा कि यदि बेटा तार में धारा के चलने से चुंबक बन सकता है, तो चुंबक को चलाया जाए तो तार में धारा भी पैदा होनी चाहिए। और इसी बात को उन्होंने सिद्ध करने के लिए क्या किया बेटा कि एक जो है कॉइल लिया, तार ले लिया और तार को कॉइल के रूप में ऐसे लपेट लिया
और एक जो है कि इसमें धारा बहेगी, तो हमें कैसे पता चलेगा ये जानने के लिए बेटा गैल्वेनोमीटर लगा दिया, एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया और इसमें एक पॉइंटर होता है बेटा, जो कि गैल्वेनोमीटर धारा का मापन नहीं करता है, केवल धारा की उपस्थिति को बताता है कि धारा क्लॉकवाइज बह रही है अथवा एंटी क्लॉकवाइज बह रही है। तो ये 0 यहाँ रहता है उसका बेटा, और 0 से बाएं दाएं चलेगा, तो हमें ये पता चलेगा कि धारा क्लॉकवाइज बह रही है या एंटी क्लॉकवाइज बह रही है। ये बेटा एक चालक लिया जिसको कॉइल के रूप में लपेटा, और एक जो है बेटा चुंबक लिया, ये नॉर्थ पोल मान लीजिए, ये साउथ पोल। तो चुंबक की कहानी ये है, हम लोग जानते हैं ऑलरेडी बेटा कि चुंबक के विषय में भी पूछता है कि भाई चुंबक में चुंबकीय बल रेखाएं बेटा, मान लीजिए नॉर्थ है, ये साउथ पोल है, तो नॉर्थ पोल से बाहर चुंबकीय बल रेखाएं बेटा चलकर और साउथ पोल में घुसती, ऐसे चलती, ऐसे घुसती और यहाँ से ऐसे निकलती। ऐसे बेटा कुछ चुंबकीय बल रेखाएं इधर से जाएंगी, ऐसे घुसेंगी, इधर से निकलेंगी ऐसे, और ऐसे अपना परिपथ बनाती हैं। यानी ये जो है लचीली डोरी जैसी होती हैं, एक दूसरे को कभी काटती नहीं। तो ये बहुत पूछता है कि चुंबक से बाहर चुंबकीय बल रेखाएं किस पोल से किस पोल की ओर चलती हैं, तो हम लोग कहते हैं बाहर नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर चलती हैं बेटा, और चुंबक के अंदर साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर चलती हैं। अंदर भी पूछता है कि अंदर किधर से किधर की ओर चलती हैं, तो चुंबक के अंदर साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर चलती हैं। तो ये चुंबकीय बल रेखाएं बेटा, उन्होंने जो है ये नॉर्थ पोल से मान लीजिए कि ऐसे चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही हैं और इस कुंडली में घुस रही हैं। तो अब इसी कॉइल को बेटा, इसी चालक तार के अब इर्द गिर्द उन्होंने चुंबक को चलाना शुरू किया बेटा, ऐसे नज़दीक लाना और फिर दूर ले जाना, या ऐसे करके कराने लगे। और एक बार उन्होंने जो है चुंबक को फेंक दिया, तो चुंबक इस कॉइल के अंदर से उधर चला गया, देखा कि पॉइंटर जो है गैल्वेनोमीटर का चल गया। तो इससे उन्होंने साबित किया कि भाई जो मैं सोच रहा हूँ ऐसा सही है। और इसी प्रैक्टिकल को एक छोटा सा ये जो प्रैक्टिकल किया, यही बन गया वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी चुंबक के प्रभाव से बेटा इसमें धारा उत्पन्न करना, वैद्युत धारा उत्पन्न करना ही वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का, ठीक है ना। तो उन्होंने एक नियम दिया जिसे हम लोग कहते हैं फैराडे का वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। यही है फैराडे साहब ने कब दिया बेटा, वैज्ञानिक जो फैराडे थे बेटा, इन्होंने दिया 1830 ईस्वी में, 10 साल बाद। इनका उल्टा जो सोचा बेटा पोस्टेड का, वो 1830 ईस्वी में उन्होंने इस बात को बताया कि यदि तार में बेटा आवेश अथवा धारा के बहने से चुंबकीय क्षेत्र हमारे चारों तरफ बन सकता है, तार के चारों तरफ बाहर। इसीलिए हम लोगों को कहा जाता है कि भाई आपके छत से तार गया हुआ, उसमें से धारा बह रही है, तो उसके करीब न जाइए, नहीं तो उसका मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र बेटा हम लोगों को खींच लेगा। क्योंकि रोज़ बात होती है कि हम लोगों के शरीर में बेटा ब्लड दौड़ रहा है, खून दौड़ रहा है, उस खून में आयरन है। आयरन मीन्स लोहा, तो लोहे को मैग्नेट बहुत खींचता है। तो इस तरह से हमारे हाथ को, हमारे सिर को भी खींचता है, और कभी कभी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। कब हाथ मेरा बतियाते ही बात करते हुए चिपक गया, हम लोगों को पता भी नहीं चलता है और दुर्घटना हो जाती है। तो इसलिए जो है कहा जाता है कि दूर रहिए। तो उसी बात को उन्होंने बेटा ये सोचा कि यदि आवेश अथवा धारा बहने से यदि तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बिना चुंबकीय के बन रहा, अगर वो स्टेट ये बात कर रहे हैं और ये सही है, तो ऐसे यदि तार के चारों तरफ हम चुंबक, ओरिजिनल चुंबक न चाहें, तो इस तार में धारा भी पैदा होनी चाहिए।
तो ये जो है करने के लिए जब उन्होंने प्रैक्टिकल किया बेटा, तो इसमें जो है धारा ऐसे बहने लगी बेटा, और ये पॉइंटर इधर की ओर भाग गया, और उनकी सोची हुई बात सही हो गई। ठीक है बेटा। इसी को हम लोग कहते हैं फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। क्या कहते हैं? फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। तो उन्होंने क्या नियम दिया बेटा? नियम यही दिया कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में बेटा चालक अथवा कुंडली को गति कराया जाए, अथवा बेटा कुंडली को स्थिर रखकर चुंबक को गति कराया जाए, अथवा बेटा दोनों में चालक व माने चुंबक में दोनों में सापेक्ष गति। ठीक है, सापेक्ष गति होगा बेटा, तब चुंबक से निकलने वाली चुंबकीय बल रेखाएं जो है इससे जो है कटेंगे, और उन्हें कहेंगे डी फाई, डिफरेंस इनटू फ्लक्स। फ्लक्स में परिवर्तन कराने के लिए बेटा इसमें घुसने वाली चुंबकीय बल रेखाओं के मान में डिफरेंस या परिवर्तन कराने के लिए हमें चुंबक को गति कराना होगा। चुंबक पीछे हटेगा बेटा तो इसमें घुसने वाली बल रेखाएं कम हो जाएंगी, नज़दीक ले आएंगे तो ज़्यादा चुंबकीय बल रेखाएं इन कुंडलियों से कटेंगे बेटा, तो उसी को कहेंगे डिफरेंस इनटू फ्लक्स हम करा रहे हैं। तो ऐसा कराने के लिए दोनों कंडीशन है बेटा, या तो चुंबक को गति करावें और चुंबक को स्थिर रखें तो कॉइल को गति करावें, अथवा दोनों को गति करावें तो दोनों में सापेक्ष गति होना चाहिए। अब दोनों एक गति से चलेंगे बेटा तो भी फ्लक्स जो जहाँ लगा उसमें परिवर्तन नहीं होगा, एक स्लो चले एक तेज चले, तो सापेक्ष गति होनी चाहिए। तब इसके परिवर्ती फ्लक्स, डिफरेंस इनटू फ्लक्स का मतलब परिवर्ती फ्लक्स। कौन से? परिवर्ती फ्लक्स बेटा जब इन कुंडलियों में कटते हैं तो इनमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इसी को फैराडे का वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम है। जब ये बेटा विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा या वोल्टेज उत्पन्न हो जाएगा तो इस तार के कुंडली के तार के ही मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन जो है उस विद्युत वाहक बल के कारण परिपथ में दौड़ने लगते हैं और हमें धारा मिलने लगती है, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को धारा कर। दूसरा का नियम फैराडे साहब ने ये दिया कि इस विद्युत वाहक बल की गणना बेटा हम लोग जो है प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर n d फाई बटे dt वेबर प्रति सेकेंड अथवा वोल्ट में ज्ञात करें। तो इस तरह से फैराडे का तो बेटा पार्ट हो गया नियम का, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम का। पहला भाग उन्होंने क्या कहा बेटा, तो लिख लीजिए फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम में पहला नियम उन्होंने बेटा क्या दिया, तो पहले नियम में उन्होंने ये दिया कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई चालक गति करता है अथवा बेटा किसी चालक द्वारा परिवर्ती चुंबकीय फ्लक्सों को काटा जाता है तो चालक में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो चालक में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और चालक में धारा बहने लगती है। इस धारा को प्रेरित धारा कहते हैं।
इस धारा को प्रेरित धारा कहते हैं बेटा, तथा इस घटना को वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का, इस घटना को वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं बेटा। और सबसे पहले फैराडे साहब ने दिया, इसलिए इसे हम लोग फैराडे का वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम कहते हैं। अब दूसरा नियम उन्होंने ये दिया बेटा कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा, दूसरे भाग में उन्होंने ये कहा कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल बेटा, वाहक बल जिसे कैपिटल ई से डिनोट करेंगे बेटा। जैसे आपकी सेल और बैटरी अब विद्युत वाहक बल दे रहा था, तब आपके इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो रहा था, वैसे अब जनरेटर भी आपका विद्युत वाहक बल देगा तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होगा। इसके जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है बेटा, इसके जो कुंडली के मुक्त इलेक्ट्रॉन है या तार के मुक्त इलेक्ट्रॉन है, यही दौड़ने लगेंगे और आपको धारा मिलने लगेगी। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल E की गणना कैसे करेंगे बेटा? तो उन्होंने बताया कि प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर हो जाएगा बेटा N गुणे d फाई बटे dt। इतना फाई को बेटा वेबर में मापते हैं, किसमें मापते हैं? वेबर में, और बटे समय को सेकेंड, वेबर बटे सेकेंड बराबर यही बन जाता है वोल्ट। बराबर क्या बन जाता है? वोल्ट। वेबर प्रति सेकेंड को वोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? वेबर प्रति सेकेंड को वोल्ट कहेंगे बेटा। इसी फार्मूले को आप कहेंगे बेटा, ऐसे भी कोई लड़का लिख सकता है N गुणे d फाई का मतलब बेटा फाई 2 माइनस फाई 1, ऐसे बेटा, यानी फ्लक्स में परिवर्तन बटे dt का मतलब डिफरेंस इनटू टाइम, या आप कहेंगे समय में परिवर्तन या समय अंतराल। समय अंतराल का कितना मान होगा तो आप कहेंगे t2 माइनस t1, और इतना हो जाएगा वोल्ट। ऐसे भी कहेंगे E के लिए फार्मूला ऐसे भी लिख सकते हैं। हिंदी में कहेंगे d फाई बटे dt को क्या कहते हैं बेटा? फ्लक्स परिवर्तन की दर। जहाँ पर साइंस में बेटा बटे में समय आ जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? दर कहते हैं। तो इसे कहेंगे, उन्होंने कहा कि प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स परिवर्तन की दर के समान अनुपाती होगा, यानी इसका मान जितने ज़्यादा होगा बेटा, उतने हमारा प्रेरित विद्युत वाहक बल E अधिक। यानी हम बेटा चुंबक को जितने तेजी से गति कराएं, इसमें घुसने वाले d फाई के मान में उतने ज़्यादा परिवर्तन होगा, तो हमारा वोल्टेज ज़्यादा बनेगा। क्लियर है? ये बेटा इन्होंने दिया, इसी आधार पर जो है जनरेटर हमारा बना, और जनरेटर में भी जो प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर होता है वो है फाई जेड एन पी अपॉन 60A वोल्ट है बेटा। तो ये N जो है गति, N क्या है? RPM है, चक्कर प्रति मिनट है, रोटेशन पर मिनट है बेटा। तो ये जितने ज़्यादा होगा देखिए ना, उतने हमारा जो है वोल्टेज भी ज़्यादा होगा। जितने बेटा फ्लक्स का मान ज़्यादा होगा, यानी ये चुंबक जितना तगड़ा होगा है, इसकी पावर जितना अधिक होगी बेटा, वो उतने ज़्यादा जो है चुंबकीय फ्लक्स अपना कटवाएगा। इस तरह से फाई का मान यानी प्रबल चुंबक ले लें तो भी हमारा जो है विद्युत वाहक बल या वोल्टेज का मान बढ़ जाएगा। और ऐसे बेटा पोलों की संख्या भी बढ़ा दें। अभी एक चुंबक से कटा रहे हैं, एक चुंबक और लगा दें तो पोलों की संख्या बेटा, एक चुंबक में 2 पोल होते हैं, एक साउथ और एक नॉर्थ। तो माने एक चुंबक में 2 पोल, और बेटा 2 चुंबक लेंगे तो 4 पोल,
3 चुंबक लेंगे तो 6 पोल। पोलों की संख्या हमेशा सम में रहती है, विषम में नहीं होती। इस तरह से अगर पोलों की संख्या, ध्रुवों की संख्या चुंबक की बढ़ा दें बेटा, तो भी विद्युत वाहक बल अथवा वोल्टेज बढ़ जाता है। तो आपसे पूछेगा कि भाई प्रबल चुंबक ले लें तो क्या हो जाएगा, तो भी आपका वोल्टेज बढ़ जाएगा। पोलों की संख्या ज़्यादा कर दें तो भी बढ़ जाएगा बेटा। इस टाइप का चुंबक की गति को अथवा बेटा चुंबक को स्थिर रखकर कुंडली की गति को तेज कर दें तो क्या हो जाएगा, तो गति तेज कर देंगे तो भी वोल्टेज बढ़ जाएगा। यही फार्मूला है, उसको ऐसे लिखा गया, डेवलप करें, ठीक है ना, विस्तारित करें। तो ये सब बेटा पहले जो है ये आपका वोल्टेज बनता है या विद्युत वाहक बल बनता है, लगता है, तब आपके तार के मुक्त इलेक्ट्रॉन चलते हैं, यानी उसके बाद धारा मिलती है। तो इस तरह से फैराडे साहब ने यही जो है विद्युत वाहक बल के लिए बेटा फार्मूला दिया कि हम विद्युत वाहक बल का मान दूसरे पार्ट में उन्होंने कहा कि जो एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा उसे हम इस सूत्र से अथवा इस सूत्र से ज्ञात। क्लियर हो गया। अब उसके बाद जो है बेटा लेंज साहब ने जो है इसमें जो है थोड़ा सा संशोधन करवाया। जब फैराडे साहब से ये पूछा गया कि इसमें धारा तो बह रही है, ठीक है, गैल्वेनोमीटर में विक्षेप आ रहा है, लेकिन ये कहाँ से आया तो बता नहीं पाया। और दूसर का लेंज साहब ने इनके फार्मूले में माइनस चिन्ह लगवाया, ऐसे ये माइनस चिन्ह लगवाया बेटा। तब से अब हम लोग पढ़ते हैं E बराबर माइनस एन डी फाई बटे डी टी, ठीक है ना। तो ये सब जो है अब हम लोग लेंज का नियम भी पढ़ेंगे। लेंज का प्रथम नियम क्या कहता है बेटा, लेंज का प्रथम नियम ये कहता है कि ये प्रेरित विद्युत वाहक बल जिससे उत्पन्न होता है उसी का विरोध करता है। इसका स्वभाव निगेटिव है, ऋणात्मक है, इसलिए उन्होंने कहा कि जो फैराडे का ये सूत्र दिए हैं उसमें माइनस चिन्ह लगाइए, क्योंकि इसका स्वरूप जो है निगेटिव है, ऋणात्मक है, ये जिससे उत्पन्न हो रहा है उसी का विरोध करता है, तो इसलिए जो है यह माने निगेटिव चिन्ह लग गया, माइनस। दूसर का उन्होंने कहा कि ये जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है ये जो है बेटा हमारे जो है जो हम इस चुंबक को बेटा गति करा रहे हैं, उस गति कराने में जो हम बल लगा रहे हैं बेटा F, और उड़े जो इसे डिस्प्लेसमेंट आगे पीछे ले जा रहे हैं, कुछ दूरी तक चला रहे हैं, तो यही कार्य W बराबर होता है ना F इंटू T। ये जो हमारे द्वारा बेटा चुंबक, यही काम जो है हमारा जनरेटर में डीजल इंजन करता है। अरे भाई फैराडे साहब ने तो एक बार चुंबक को फेंक कर और प्रैक्टिकल अपना देखा, ये काम करने में भी उनको कई साल तब जाके सफलता मिली। तो यही काम जो है अब चुंबक को नचाना अथवा इस बेटा कुंडली को नचाना है, ये दोनों काम जो है करने के लिए अब हम लोग जो है डीजल इंजन लगा देते हैं बेटा, और वो लगातार जो है चुंबक को नचाता रहता है अथवा चुंबक को स्थिर रखकर कुंडली को या कॉइल को, जिसे आप बाइंडिंग कहते हैं, उसे नचाता रहता है। और इस चुंबक से निकलने वाले परिवर्ती फ्लक्स इस बाइंडिंग के कॉइलों से बेटा या टर्नों से कटते रहते हैं, जिससे उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल या वोल्टेज बनता रहता है, और उसी बाइंडिंग के मुक्त इलेक्ट्रॉन चलते रहते हैं और हमें जो है वैद्युत धारा मिलती रहती है। इसी घटना को वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, अथवा शार्ट में कोई लड़का कह सकता है कि चुंबक के प्रभाव से बेटा वैद्युत धारा को उत्पन्न करना ही वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का। अब फैराडे के जितने भी ये वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम है बेटा, इसी सिद्धांत पर जनरेटर सारे काम कर रहे हैं। पूरे विश्व के जनरेटर सारे जो है वो फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर काम कर रहे हैं। चाहे आपके एनटीपीसी में जनरेशन हो रहा है, चाहे डैम द्वारा, बांध द्वारा जो है बेटा हम लोग जनरेशन कर रहे हैं, वैद्युत ऊर्जा जनित कर रहे हैं, अथवा एटॉमिक द्वारा, हर जगह जितना
जितना भी पूछा जाएगा आप कहेंगे वो फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर जनरेटर कार्य करता है, वो भी चाहे AC हो चाहे DC हो और इवन ट्रांसफार्मर। ये सभी जो है जहाँ भी प्रेरण की घटनाएं होती हैं वो सभी जो है इसी सिद्धांत पर आधारित। अब हमारा बेटा आगे चल के यही जनरेटर का रूप ले लिया। अब जनरेटर क्या है तो आप देखें शार्ट में कि अब हम लोग बेटा एक बाडी ले लेते हैं ऐसे, ये कास्ट आयरन ढलुए लोहे की बाडी अमूमन ले लेते हैं, पूछता है। तो ये बाडी में बेटा हम लोग जो है यहाँ पर अगर चुंबक लगा दिया बेटा, ऐसे चुंबक लगा दिया, या यहाँ पर कॉइल लगा दिया, ये बाइंडिंग ये वाली लगा दिया कॉइल। तो कॉइल को हम लोग बेटा ऐसे कर देते हैं, ये कॉइल जो है बॉडी पर ऐसे ऐसे लगा दिया और यहीं से तार ऐसे निकाल दिया। तो ये बन गए आपके टर्मिनल। यहाँ पर जो मिलेगा वो कैपिटल V मिलेगा, यानी टर्मिनल वोल्टेज मिलेगा। और धुर्रे पर हम लोग बेटा चुंबक लगा देते हैं, ये धुर्रा है, इस पर ये चुंबक लगा दिया ऐसे, और इधर भी चुंबक लगा दिया ये ऐसे। एक बन गया बेटा नॉर्थ पोल और एक बन गया साउथ। अब इसी चुंबक को हमारा जो है डीजल इंजन जब नचाएगा बेटा, तो इन चुंबक से निकलने वाले चुंबकीय फ्लक्स इसी सिद्धांत, पूरा यही सिद्धांत फैराडे का वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का यही वाला नियम। ये कुंडली देखिए ऐसे लगा दी गई, ये चुंबक ऐसे लगा दिया गया। अब इसे नचाने के लिए हम लोग डीजल इंजन लगाते हैं। जब ये नचाता है तो ऐसे परिवर्ती फ्लक्स इन कुंडलियों से कटते हैं, जिससे इसमें एक जो है प्रेरित विद्युत वाहक बल कुंडलियों में E बराबर N/d∅dt से बेटा बनने लगता है, इतना वोल्टेज बनने लगता है। ये विद्युत वाहक बल E ये ज़्यादा बनेगा, ये क्या होगा, ये ज़्यादा होगा बेटा। लेकिन जब इसमें से धारा बहने लगेगी, आपने कहा ना कि उस धारा का नाम प्रेरित धारा होगा, वो जब धारा बहने लगेगी बेटा तो उस धारा के कारण अब कुंडली का प्रतिरोध काम करने लगेगा। E बराबर IR से, E बराबर IR से बेटा कुंडली का रेजिस्टेंस और धारा जैसे ही इसमें सर्कुलेट होने लगेगी तैसे IR जो है जितना इसका मान आ रहा उतने वोल्ट जो है ये जो है बेटा ड्रॉप कर देगा, खा जाएगा, उतना वोल्टेज कम कर देगा। तो E में से इतना जो है जितना इसका मान आएगा बेटा उतना घटने के बाद अब जो E का मान बचेगा वो हमें यहाँ टर्मिनल पर मिलेगा। इसे हम लोग कहते हैं टर्मिनल वोल्टेज। इस तरह से जो टर्मिनल वोल्टेज बेटा जैसे आप बैटरी में पढ़े थे सेम वैसे हो गया कि टर्मिनल वोल्टेज V बराबर क्या हो जाएगा, E माइनस IR। E में से इसका जो है बेटा IR का मान जितना आएगा वो लेस हो जाएगा। अब जितना बचेगा वही हमें यहाँ पर मिलेगा और यही हमारे दैनिक जीवन में काम आएगा। इसी से अब मेरा पंखा चलेगा और बल्ब जलेगा। और ये कम आ रहा है तो हम घर में वोल्ट मीटर से नापेंगे बेटा, तो कहेंगे जनरेटर हमारा वोल्टेज कम दे रहा है अथवा ज़्यादा दे रहा है। ये सारी बातें हम लोग जो है इससे तय करते हैं। अंदर क्या जनरेट हो रहा है, वो विद्युत वाहक बल जनरेट हो रहा है, वो अपना जो है निश्चित। अब इसीलिए देखिए इसकी गति जो है निर्धारित कर दी जाती है। कंपनी जब आपको बेचती है तो इसका मान जो है कितने तेज़ी से नचाना है, यंग का मान कितना RPM रखना है, ये कंपनी बेटा ऑलरेडी फिक्स कर देती है। ये कंपनी जो है आपको तेल की मात्रा कम ज़्यादा करके और उसकी गति बढ़ाने घटाने का ऑप्शन नहीं देती। आप बढ़ा देंगे गति, वोल्टेज बढ़ जाएगा, सारा जो है बल्ब दब जाएगा, पंखा जल जाएगा। कम कर देंगे तो डीम जलने लगेगा। इसीलिए कंपनी जो है गति निर्धारित कर देती है कि इतने ही RPM पर हमारे इस जनरेटर को चलाएंगे तो ये आवश्यक जो है 220 वोल्टेज या 230 वोल्टेज देगा। इसलिए आप देखते होंगे कि जो भी शादी विवाह में या घरों में या स्कूलों में हम लोग जनरेटर बेटा छोटा लगाते हैं, उसमें खाली हैंडल लगा के डीजल इंजन को स्टार्ट करके छोड़ देते हैं बाकी, और उसमें तेल वगैरह हम लोग कोई डिस्टर्ब नहीं। तो इस तरह से बेटा इसी सिद्धांत पर यही बन गया आपका जनरेटर। ये कहा क्या बन गया,
यही बेटा जनरेटर हो गया जिसे आप कहेंगे जनित्र। ये जनित्र जो है किस टाइप का हो गया, इसमें बेटा आपका चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है, इसे कहेंगे रिवॉल्विंग फील्ड टाइप। ये कैसा है, रिवॉल्विंग फील्ड टाइप। इसमें बेटा चुंबक को घुमा रहे हैं, तो ये जनरेटर हो गया रिवॉल्विंग फील्ड टाइप का। अब यदि बेटा जो है हम लोग इसी जगह जो है दूसरा बना दे रहे हैं, यदि हम लोग बेटा अब क्या करें कि भाई चुंबक को स्थिर रखकर कुंडली को न, तो देखिए ये दूसरा फिर जनरेटर हमारा इस टाइप का बन जाएगा, जिसमें हम लोग बेटा जो है क्या करें कि अब चुंबक को स्थिर रख दें बेटा ऐसे, चुंबक को स्थिर रख दिया ऐसे, और यहाँ पर धुर्रा ले लिया और इस धुर्रे पर जो है हम लोग बाइंडिंग लगाए और इस बाइंडिंग से तार निकाला, यहाँ पर पहुँचा दिया, ये आपका बन गया टर्मिनल। अब जो है यहाँ पर अब डीजल इंजन किसको नचाएगा बेटा, बाइंडिंग, इसे हम लोग आर्मेचर कर, क्या कर, हाँ आर्मेचर, DURE लिख लेंगे बेटा। और ये चुंबक आपका स्थिर है, मान लीजिए नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल, तो नॉर्थ पोल से चुंबकीय बल रेखाएं बेटा ऐसे चलेंगी। देखिए ये साउथ पोल में ऐसे घुसती हैं, ऐसे घुसती हैं, और फिर यहाँ से होते हुए कुछ चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे ऐसे रास्ता अपना पूरा करती हैं, और कुछ इधर से चलकर ऐसे ऐसे अपना रास्ता पूरा करते हैं। क्योंकि अभी आपने पढ़ा कि चुंबक में जो चुंबकीय बल रेखाएं चलती हैं बेटा, उनका आदि और अंत नहीं होता है, वो एक दूसरे को काटती नहीं है, और वो लचीली डोरी जैसी होती हैं, और चुंबक से बाहर नॉर्थ से साउथ की ओर जाती हैं, चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ की ओर चलती हैं। तो इस तरह से इन चुंबकीय बल रेखाओं को अगर यहाँ रोक दिया जाएगा तो चुंबक का अस्तित्व तो पूरा नहीं, इसलिए मजबूरी में इसमें से करंट उतरे अथवा न उतरे, ये मजबूरी में ये चीज़ जो है बेटा हम लोग जो है हलवे लोहे का या लोहे का बनाते हैं, जिसमें आप लोग जानते हैं कि लोहे को चुंबक बहुत तेजी से आकर्षित करता है। अतः लौह धातु में जिसे कहेंगे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में हमारा जो है चुंबकीय बल रेखाएं चलेंगी बेटा। इसलिए मजबूरी में ये जो बॉडी है जिसे योग आप कहते हैं, ये जो है हमें, हाँ आपके जो वाइबा में पूछता है कि भाई योग जो है या बॉडी जो है जनरेटर की या मोटर की क्यों हम लोग जो है ढलवे लोहे या कास्ट आयरन की बनाते हैं, लकड़ी और माइका की क्यों नहीं बना देते हैं, ताकि करंट उतरने का झंझट ही खत्म हो जाए। तो अगर बेटा लकड़ी या माइका का बना देंगे तो उसमें ये चुंबकीय बल रेखाएं अपना लचीली डोरी वाला परिपथ नहीं पूरा कर पाएंगे, इसलिए मजबूरी में हम लोगों को जो है कास्ट आयरन की बॉडी रखनी पड़ती है, ठीक है ना, या पहली थी इस्पात की, ठीक, तो उसमें से हमारी चुंबकीय बल रेखाएं चलती हैं। अब यही चुंबकीय बल रेखाओं को बेटा आपने रखा और बीच में जो है आर्मेचर लगा दिया। अब इस आर्मेचर को जब डीजल इंजन चलाएगा बेटा, तब भी चुंबक से निकलने वाले चुंबकीय फ्लक्स घटेंगे, और इसी फार्मूले से बेटा, इसी फार्मूले से जो है उसमें वोल्टेज बनने लगेगा अथवा विद्युत वाहक बल का जन्म होने लगेगा। तो इस तरह से जनरेटर हमारा बेसिकली दो प्रकार के हो गए बेटा, एक जनरेटर जिसमें रिवॉल्विंग फील्ड टाइप का, और ये वाला जनरेटर हो गया बेटा रिवॉल्विंग आर्मेचर टाइप। ये कौन सा हो गया, रिवॉल्विंग आर्मेचर टाइप। ये रिवॉल्विंग आर्मेचर टाइप, इसमें बेटा आर्मेचर घूम रहा है और इसमें जो है मैग्नेट घूम रहा, चुंबक घूम रहा। ये वाला व्यावसायिक उत्पादन में हाई वोल्टेज के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। देखिए अब सीधे तार जो है यहीं आ गया यहाँ टर्मिनल पर, तो इसमें स्पार्किंग की समस्या बहुत कम रहती है, इसलिए जो है रिवॉल्विंग फील्ड टाइप के जनरेटर को हम लोग हाई वोल्टेज जनन के लिए ज़्यादा चूज करते हैं। और इसमें बेटा घूमते हुए आर्मेचर से धारा बाहर निकालनी है, तो आपको जो है स्लिप रिंग, कार्बन ब्रूस, ये सब व्यवस्थाएं देनी पड़ेंगी बेटा, जहाँ पर कि स्पार्क
आप देखिए ना, हम लोग पेंच से नट बोल्ट से कसे रहते हैं, फिर भी थोड़ा सा भी ढीला कनेक्शन हो जाता तो स्पार्किंग शुरू हो जाता। और जहाँ पर बेटा खाली स्प्रिंग के दबाव से हमारा कार्बन ब्रूस उस पर रगड़ कर रहा, स्लिप रिंग में वो नट बोल्ट से कसा भी नहीं है, तो वहाँ पर स्पार्किंग होना लाजमी है। इसलिए हाई वोल्टेज में इसका जो है उतना उपयोग नहीं होता रिवाल्विंग आर्मेचर टाइप का, बल्कि इसका हम लोग ज़्यादा जनन करते हैं, उपयोग लेते हैं इसका। क्लियर हो गया? तो चलिए आज की बातें यही समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को ढेर सारी मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं। दिख रहा है जी।